student, in sterilization part second today we will discuss about the moist heat and autoclave. और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने ड्राई हीट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पार्ट 1 वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, ड्राई हीट के बारे में जान सकते हैं और हॉट एयर ओवन के बारे में। तो आज हम लोग मॉइस्ट हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑटोक्लेव के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉइस्ट हीट। So starting with the moist heat and sterilization, in previous video I'll discuss about the sterilization. So sterilization is a process that removes, kill or deactivate all form of the life. तो मैंने previous video lectures में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि sterilization एक process है, एक method है जिसके थ्रू हम लोग remove करते हैं, kill करते हैं और deactivate करते हैं all form of life, या इसी को हम लोग कहते हैं microbes। यानी microbes को किल करना, डीएक्टिवेट करना, रिमूव करना, इसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेज, स्पोर्स, प्रियॉन्स एंड प्लाज्मोडियम्स आते हैं। मेथड भी मैंने डिस्कस किया था, 3 मेथड है आपके, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल में ड्राई हीट, जिसमें हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग और इंसिनरेशन, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में, यानी ऑटोक्लेव, पास्चुराइजेशन एंड टेंडलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की। उसके बाद सेकंड आपका केमिकल एंड थर्ड वन इज अ मैकेनिकल। तो देखिए मॉइस्ट हीट यूटिलाइज स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे स्टीम, और स्टीम यूज कर रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट। ठीक, स्टीम अंडर प्रेशर प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टीम अंडर प्रेशर यानी हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं जब, तो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप सब लोगों को पता है कि कोई भी अगर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 180। तो ये कहा जाता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए कहा जाता है पहाड़ों पे खाना देर से पकता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और कम होने की वजह से लिक्विड लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करने लगता है, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो बॉयल करेगा तो जो आपका कुकिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है स्टीम अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके वाटर का इंक्रीज करेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो आप सब लोगों को पता है कि हॉट वाटर से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर स्टीम की होती है, तो स्टीम की भी एनर्जी इंक्रीज करेगी और स्टीम की भी हीट इंक्रीज करेगी। इट इज मोर इफिशियंट देन ड्राई हीट। ड्राई हीट से ज्यादा एफिशिएंट होता है। इट कॉजेज कोआगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका जो मैकेनिज्म है काम करने का तरीका, ये डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। अब कई बार मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ये प्रोटीन के डीनेचुरेशन करने से सेल की डेथ कैसे हो। प्रोटीन क्या है कि हमने कई बार बताया, कोई भी सेल हो इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 और H2O में, और यहां से क्या रिलीज होता है, ATP, और इसी ATP का यूज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है जिसको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये जब परफॉर्म होते हैं तो इसमें क्या यूज होता है, एंजाइम। ठीक, यानी ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन, और इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन को कौन गवर्न करता है, एंजाइम्स। और हम लोग कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यानी ये जो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ तो किसका डीनेचुरेशन हुआ, एंजाइम का। एंजाइम का डीनेचुरेशन हुआ तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी जिससे हमको एनर्जी मिल रही है,
वो क्या होगी, ब्लॉक होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो सेल की मल फंक्शनिंग होगी। मल फंक्शनिंग का मतलब सेल काम का जो काम है वो डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे सेल क्या होगा, डाई कर जाएगा। ठीक, तो ये इसलिए कहा गया कि अगर हम लोग प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं या कोआगुलेशन कर देते हैं, उस कंडीशन में ऑल बायोकेमिकल फंक्शंस आर द ब्लॉक एंड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो इसका इसीलिए जो प्रिंसिपल है वो है कोआगुलेशन एंड डीनेचुरेशन। ठीक है, अब देखते हैं मॉइस्ट हीट में क्लासिफिकेशन इसका देखा जाए कितने तरह से हम लोग इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं। इसमें पहला है एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें पास्चुराइजेशन आएगा, फूड या डेयरी इंडस्ट्री मिल्क को पास्चुराइज करते हैं। वैक्सीन बात आता है जिसमें हम लोग वैक्सीन को स्टरलाइजेशन करते हैं। सीरम बात है जिसमें हम लोग सीरम को स्टरलाइजेशन करते हैं। एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेंडलाइजेशन है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। थर्ड एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें ऑटोक्लेव की बात करते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑटोक्लेव, स्टीम अंडर प्रेशर में ऑटोक्लेव के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टेंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, वैक्सीन एंड सीरम बात की। ठीक है, एंड सीरम बात का डिस्कशन करेंगे। तो स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम हम लोग अंडर प्रेशर यूज करें तो प्रेशर इटसेल्फ हैज नो स्टेरलाइजिंग पावर, यानी अगर सिर्फ प्रेशर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इसके अंदर कोई भी स्टेरलाइजिंग पावर नहीं होता है। बट स्टीम अंडर प्रेशर प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया प्रेशर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। स्टीम अंडर प्रेशर का मतलब होता है, अंडर प्रेशर मतलब प्रेशर के अंदर का मतलब है वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, और जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसके अंदर जो स्टीम होगा उसका मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा इससे जो स्टीम जनरेट होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि स्टीम की जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ज्यादा होने के नाते स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बॉयल वाटर से ज्यादा हम लोग स्टीम से बर्निंग सेंसेशन होता है। एडवांटेज देखा जाए क्या है कि हाई हीट कंटेंट होता है एंड रैपिड हीट ट्रांसफर। हीट कंटेंट ज्यादा है यानी टेम्परेचर ज्यादा है और हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर इफिशिएंटली देन ड्राई हीट, ड्राई हीट से ज्यादा बेटर डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इट कैन बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, डायलिसिस फ्लूइड, यानी इंजेक्शन जो हम लोग इंजेक्शन मार्केट में यूज करते हैं उनके लिए भी हो सकता है। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन को कहते हैं आई प्रिपरेशन, जो आंख में हम लोग यूज करते हैं उनको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं। और डायलिसिस, किडनी की जिनको बीमारी होती है उनका ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है, ये ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग डायलिसिस यूज करते हैं, उसमें डायलिसिस फ्लूइड यूज किया, डायलिसिस किया जाता है, उसमें डायलिसिस फ्लूइड यूज करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। द प्रोसेस इज एडॉप्टेबल फॉर द प्लास्टिक कंटेनर, ये प्लास्टिक कंटेनर के लिए भी सुटेबल है। इट इज मोर सुटेबल देन ड्राई हीट फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो आपके कट्स वगैरह या सीजरियन पर्पज से यूज किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग मॉइस्ट हीट यूज कर सकते हैं और पेनिट्रेशन पावर इज गुड। तो ओवरऑल अगर आप कहा जाए तो आपका मॉइस्ट हीट ड्राई हीट से बेटर है। इसके भी डिसएडवांटेज क्या है ये देखा जाए। डिसएडवांटेज देखा जाए, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल। एनहाइड्रस मटेरियल किसको कहेंगे, ऐसा मटेरियल जिसमें हाइड्रस मीन्स वाटर ना हो। ठीक, तो एनहाइड्रस मटेरियल को अगर आप इसके थ्रू स्टेराइल करेंगे तो पाउडर किसके कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा, और जब मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो एनहाइड्रस से मे भी प्रोबेबिलिटी कि हाइड्रस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग एनहाइड्रस मटेरियल के लिए यूज नहीं करेंगे। नॉट सुटेबल फॉर ऑयल, तो ऑयल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब आपको ड्राई हीट बताया मैंने, ड्राई हीट में आप देखेंगे वहां पे मैंने कहा ड्राई हीट एक्वस के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, उसी तरह से आपका जो मॉइस्ट हीट है वो ऑयल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट यानी ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा। नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल,
ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो क्या एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए भी सुटेबल नहीं, क्योंकि आप इसको स्टीम सप्लाई करेंगे और जैसे स्टीम सप्लाई करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। तो हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको कई बार मैंने बताया है, थर्मस मीन्स होता है टेम्परेचर और लेबाइल का मतलब होता है थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है डर। यानी जो ऐसा सब्सटेंस जिसको टेम्परेचर से डर लगे उसको बोलते हैं थर्मोलेबाइल या थर्मोसेंसिटिव मटेरियल। यानी मटेरियल दैट कैन लॉस या लूज देयर प्रॉपर्टी, ठीक, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। यानी ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैन इंक्रीज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टीम अंडर प्रेशर में जो काम करता है वो ऑटोक्लेव काम करता है। ठीक है, ऑटोक्लेव, और ये सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पोर्टेबल ऑटोक्लेव, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर पाए, जिसको भी इजीली ट्रांसफर करें उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है इजी में जिसको हम लोग एक दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकें। तो ये ऑटोक्लेव इज एन एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर का एलेबोरेटेड फॉर्म है। तो अगर आपको प्रेशर कुकर दिमाग में है, उसी का एक विस्तृत फॉर्म है आपका ऑटोक्लेव। प्रेशर कुकर में भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बार बार पूछा जाता है। तो वहां पे जो सिस्टम काम करता है वो काम करता है स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर का क्या मतलब है कि ये जो आपका कंटेनर है, इस तरह से आपने इसको कवर कर दिया है पूरी तरीके से। जब आपने कवर किया है और यहाँ पे गैस्केट लगा, जैसे गैस्केट लगा होता है जिससे आपका एयर पास नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे क्या रखा है? वाटर, और इसमें कोई चीज आपने आर्टिकल वगैरह रखा है। अब जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे इसको, तो जैसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे ये क्या बनाएगा? इस तरह से वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहे हैं, ये वेपर यहाँ पे इसी में कलेक्ट हो रहे हैं। जब वेपर कलेक्ट हो रहा है तो यही वेपर क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रेशर। ठीक, अब यही जब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो यही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तो आपको मैंने बताया कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपका ये जो वाटर था जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होने से ये बॉयल करेगा मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी आर्टिकल को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं और उसी आर्टिकल्स को 120 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, तो सबसे पहले कौन कुक होगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और इसी को कहा जाता है स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, तो ऑटोक्लेव है, अगर आप देखें तो ये लीड है, इसका ऑटोक्लेव की ये लीड है, ये सेफ्टी वॉल है, और ये सेफ्टी वॉल आप प्रेशर कुकर में भी देखते हैं। सेफ्टी वॉल का काम क्या होता है अभी बताते हैं। ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, ये जो आप कहते हैं वेसल्स लगी होती है, सीटी लगी होती है। जब अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, जब एक्सेस प्रेशर होता है, तो यहाँ से वो प्रेशर क्या होता है? रिलीज हो जाता है, और उसी कंसेंट में लगाया जाता है सेफ्टी वॉल। ये देखें प्रेशर कुकर का, ये आपका वेसल्स की जगह थी और ये आपका सेफ्टी वॉल है। तो सेफ्टी वॉल इसलिए लगाया जाता है कि आप जब इस कंटेनर को यानी जब हीट कर रहे हैं तो अंदर आपका वेपर्स बन रहा है, स्टीम बन रहा है, ये स्टीम से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर लिक्विड पे भी लग रहा है तो प्रेशर वॉल पे भी लग रहा है, प्रेशर चारों तरफ एक्सर्ट होगा। जब प्रेशर चारों तरफ एक्सर्ट होगा तो हर मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, यानी एक प्रेशर कुकर है, ऑटोक्लेव है, ये किसी मटेरियल का बना है, स्टेनलेस स्टील का बना है, तो इसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उससे ज्यादा प्रेशर ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर ये जो प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है, अगर इसने प्रेशर रिलीज कर दिया तो अंदर का प्रेशर मेंटेन होगा। अगर ये बाई चांस ये फेल कर जाए, अगर ये प्रेशर रेगुलेट ना कर पाए, तो अंदर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करने लगेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जो सेफ्टी वॉल होते हैं, ये सेफ्टी वॉल ओपन हो जाता है,
और जैसे ये सेफ्टी वाल्व ओपन होगा अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो ये जो आपका ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर है ये ब्रस्ट नहीं करता है। और जब आपका प्रेशर रेगुलेटिंग और सेफ्टी डिवाइस दोनों काम नहीं करता है तो आपने कई बार सुना होगा प्रेशर कुकर ब्रस्ट कर जाता है। प्रेशर कुकर इसीलिए ब्रस्ट किया कि आपका ये जो प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस है इनसाइड अगर आप देखें तो इसमें होल्स लगे होते हैं। अगर इसकी आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, अब यहाँ से प्रेशर रेगुलेट नहीं होगा। और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पे भी डिपोजिशन होने लगे, तो डिपोजिशन होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। ये दोनों कंडीशन में अगर फेल हो गया तो प्रेशर कुकर ब्रस्ट हो जाता है। इसलिए सेफ्टी वाल्व और आपका ये जो विसल्स होती है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी होती है। ठीक है, तो ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस हो गया, ये सेफ्टी वाल्व हो गया, ऑटोक्लेव की लीड। ये हैंडल है, इससे हम लोग लीड को ओपन करते हैं। ऑटोक्लेव की ये बॉडी है जो कि सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, अंदर से खाली होती है। यहाँ से हम लोग स्टीम रिलीजिंग वाल्व होता है, जहाँ से जब हम लोग बंद करते हैं सिस्टम वहां से स्टीम रिलीज करते हैं। ये वैक्यूम रिलीजिंग वाल्व होता है और यहाँ पे स्टैंड लगा है। ये होता है प्रेशर गॉज, यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा रहता है। ये देखें, ये प्रेशर गॉज लगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी हम लोग अपने प्रेशर को यहाँ पे भी देखेंगे 15 LBS हम लोग को मेंटेन करना होता है, PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो वो 15 हम लोग इसको जब इंक्रीज करते हैं, जब ये हीट होगा तो ये प्रेशर इंक्रीज करेगा और जैसे ये 15 डिग्री 15 LBS या PSI पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के बाद ऑटोक्लेव को ऑफ कर देंगे। इसको भी हम लोग वर्किंग में देखेंगे। तो ये आप लोगों का एक पोर्टेबल ऑटोक्लेव था। इसका ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ऑटोक्लेव, पोर्टेबल ऑटोक्लेव का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो पोर्टेबल ऑटोक्लेव इज एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ प्रेशर कुकर। ये पहले लिखा, इट इज हॉलो सिलेंडर। मैंने बताया हॉलो सिलेंडर होता है इस तरह से, अंदर से खाली होगा। हॉलो सिलेंड्रिकल वेसल्स फिटेड विद द लीड दैट कैन टाइटली क्लोज्ड। तो ये टाइटली क्लोज्ड होता है जिससे एयर ना इनसाइड जाता है ना आउटसाइड जाता है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है और गन मेटल का हो सकता है। तीनों में से किसी भी चीज का हो सकता है। द लीड इज प्रोवाइडेड विद स्टीम वेंट। स्टीम वेंट जिसको हम लोग कह रहे थे प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, ये स्टीम वेंट, सेफ्टी वाल्व एंड प्रेशर और टेम्परेचर गॉज। ये जो प्रेशर गॉज है या तो टेम्परेचर गॉज या बोथ, तो ये आप में दोनों में से कोई भी एक डिवाइस होनी चाहिए। या तो हमारे पास प्रेशर होना चाहिए तो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। या हम लोग 15 PSI हम लोग प्रेशर अगर देख लें, तो दोनों में से कोई भी एक डिवाइस होनी चाहिए, या तो टेम्परेचर का डिवाइस हो या तो प्रेशर का डिवाइस हो या बोथ हो। ठीक है, इसके साथ साथ वैक्यूम रिलीज भी होते हैं, स्टीम रिलीज होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टीम वेंट, जिसको आप लोग प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस कह रहे हैं, सेफ्टी वाल्व, प्रेशर एंड टेम्परेचर गॉज। इट इज हीटेड इलेक्ट्रिकली, गैस और गैस ऑपरेटेड। ये इलेक्ट्रिकली हीटेड होगा, या तो गैस से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो आप लोग अंदर कॉइल लगा दें, हीटिंग कॉइल, जो आपके वाटर को हीट करेगा। अगर इलेक्ट्रिकली हीटेड है तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द ऑटोक्लेव। तो अगर इलेक्ट्रिकली हीटेड है तो बॉटम पे हम लोग क्या लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, जो हमारे वाटर को हीट करेगा और वो बाद में बॉयल करेगा। वर्किंग देखिए, अगर आपका ऑटोक्लेव का वर्किंग क्या है, तो सबसे पहला काम वो फर्स्ट वाटर इज एडेड इन चैम्बर। यानी ये हमारा चैम्बर होगा, इसमें स्टैंड होता है इस तरह से, ये स्टैंड लगे होते हैं इससे अंदर, और यहाँ पे आपका हीटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसमें वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर वो डिप होना चाहिए। फिर मटेरियल आर प्लेस्ड ओवर द प्लेटफॉर्म, परफोरेटेड प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें होल्स हैं, इस पे आपको जो भी कंटेनर आपको रखना है वो कंटेनर आप इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक पॉइंट है, लीड से इसको कवर करेंगे। वो चीज नहीं लिखा गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें भी है, इसको लीड से क्या करेंगे, कवर कर दिया। अभी लीड से हमने कवर किया। अब हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया तो ये हीट, इलेक्ट्रिकल जो हीटर है वो ऑन होगा और आपका जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, हॉट, और हॉट होने के बाद वो क्या करने लगेगा, बॉयल। तो इनिशियली द स्टीम वेंट आउटलेट, या जिसको वैक्यूम करे इसको ओपन करे, जो नीचे एक वाल्व लगी थी इसको ओपन करेंगे। ओपन इसलिए करते हैं कि इसमें जो एयर है वो एयर क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, निकल जाए। क्योंकि अगर एयर होगा तो यहाँ पे एयर की प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन कर ले, इसलिए हम लोग यहाँ से एयर को रिमूव करेंगे।
द डिस्प्लेस्ड एयर इज फर्स्ट रिमूव्ड, देन वेंट इज क्लोज्ड। तो जब एयर यहां से रिमूव हो जाएगा तब हम लोग वेंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वेंट था इसको क्लोज कर देंगे। द प्रेशर विल बी राइज अप टू 15 lbs पर स्क्वायर इंच, इसी को बोलते हैं PSI। LB मीन्स होता है पाउंड, याद रखिएगा पाउंड, पाउंड स्क्वायर इंच पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। एंड टेम्परेचर विल बी रेज अप टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑटोक्लेव कि टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड ये, और प्रेशर 15 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इतना होना चाहिए एट दिस कंडीशन। किस कंडीशन पे? 121 एंड 15 PSI, ठीक, 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 PSI। इसी कंडीशन पे ऑटोक्लेव को 15 मिनट तक रखेंगे। यानी जैसे ही आपने जो प्रेशर गॉज अंदर लगाया था, आपका जैसे ये 15 था, यहाँ पे 15 lbs जैसे ही मेंटेन हुआ, PSI मेंटेन हुआ, ऐसे कंडीशन को 15 मिनट तक आप सस्टेन रखेंगे और 15 मिनट के बाद देन हीटर इज स्विच्ड ऑन। एट दिस कंडीशन, वो कंडीशन क्या है वो याद होनी चाहिए, 15 PSI एंड 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसी कंडीशन पे 15 मिनट रखेंगे और फिर हीटर को ऑफ कर देंगे। When the pressure inside and outside autoclave equal, तो जब प्रेशर और इनसाइड एंड आउटसाइड ऑटोक्लेव इक्वल हो जाएगा तो स्टीम वेंट इज ओपन एंड देन लिड इज रिमूव टू टेक आउट स्टेराइज आर्टिकल। तो वही चीज है जैसे प्रेशर कुकर में आप देखते हैं, जब आप स्विच ऑफ फ्लेम ऑफ करते हैं तो लीड ओपन नहीं होती है। जब उसमें से प्रेशर रिलीज हो जाता है, या आप प्रेशर रिलीज करो या वो ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तब जाके आप उसमें से लीड को ओपन करते हैं और अपने मटेरियल को रिमूव करेंगे। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, जब ऑफ करेंगे तो जो प्रेशर है इनसाइड आउटसाइड बराबर हो जाए, स्टीम वेंट ओपन कर देंगे, प्रेशर रिलीज हो जाए और उसके बाद अपने मटेरियल को, स्टेराइल मटेरियल को वहां से बाहर निकालेंगे। एप्लीकेशन क्या है इसका ऑटोक्लेव का? इट इज यूज्ड टू स्टेरलाइज, ये हम लोग यूज करते हैं स्टेरलाइज करने के लिए। क्या क्या स्टेरलाइज करते हैं? एक्वस पैरेंटल सोल्यूशन, एक्वस पैरेंटल सोल्यूशन, नॉन एक्वस को नहीं करेंगे, यानी ऑयली पैरेंटल सोल्यूशन को नहीं करेंगे। पैरेंटल सोल्यूशन क्या होते हैं? इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स, इसको भी स्टेराइल कर सकते हैं, क्योंकि हॉट एयर ओवन में आपने क्या देखा था कि जब आप सर्जिकल ड्रेसिंग और फैब्रिक्स को 160-180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे थे हॉट एयर ओवन में, तो क्या हो रहा था? जल जा रहा था, चारिंग हो रही थी, चार्ज हो जा रहा था, यानी ब्लैक, चारिंग का मतलब ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग और फैब्रिक्स को मॉइस्ट हीट में यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और इसमें चैरिंग नहीं होगी। कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होते हैं, जब माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे वहां बताएंगे। ये कल्चर मीडिया किस लिए होता है? बस ये माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, माइक्रोब की ग्रोथ के लिए। यानी कि हमें जब माइक्रोबियल ग्रोथ करना होता है तो इस तरह से पेट्री डिश में हम लोग कल्चर मीडिया बनाते हैं। और इस कल्चर मीडिया में क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, यानी खाने पीने का सामान होता है इसमें, जिससे माइक्रोब्स इसको ईट करें, खाएं और अपने आप को ग्रो करें, ताकि हम इनका आइडेंटिफिकेशन करें और इनकी टेस्टिंग कर पाए। तो कल्चर मीडिया को स्टेराइल कर लेते हैं पहले, ताकि इसमें कोई माइक्रोब्स न रहे। फिर स्पेसिफिक माइक्रोब्स इसमें हम लोग प्लेस करके उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया न्यूट्रिएंट, यानी इसमें न्यूट्रिशंस होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल हो। प्लास्टिक एंड रबर क्लोजर हो, उसको अभी स्टेराइल कर सकते हैं। मेटल इंस्ट्रूमेंट को कर सकते हैं। ग्लास वेयर ऑपरेटर्स एंड कंटेनर को भी इससे स्टेराइल हम लोग कर सकते हैं। अब देखें, ये तो था ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बाद टेंडेलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है पार्ट पार्ट, रुक रुक के, पार्ट पार्ट में जिसको स्टेरिलाइज किया जाए उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, और इसी को हम लोग कह रहे हैं टेंडेलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन और टेंडेलाइजेशन में देखें, दिस मेथड यूज स्टीम फॉर द हीट। यहाँ पे भी हम लोग स्टीम यूज करते हैं, और इसको इन्वेंट किसने किया था? साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने इसको इन्वेंट किया, इसलिए इसका नाम है टेंडेलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड या मटेरियल मेथड
materials heated at 100 degree centigrade for 20 minutes for 3 consecutive day. 3 consecutive day, 3 दिन के लिए इसको हीट करते हैं. Material are heated for successive day with incubation period in between. ठीक. In this process, first day all the vegetative cell, जितने भी vegetative cell will killed and some spore may survive. अब होता क्या है, अगर आप टिंडेलाइजेशन देखो तो जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ये इसको हमें स्टेराइल करना है, तो इसमें क्या है, ये माइक्रोब्स हैं. इसमें हमने पहले दिन इसको हीट किया. जब हीट किया तो अब इसमें आपके जब वाइवल माइक्रोब्स बताया था फर्स्ट में, उसमें मैंने कहा था कि वाइवल का मतलब होता है एक तो वेजिटेटिव सेल यानी जो ग्रो कर रहे हैं, और एक होता है स्पोर. स्पोर क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया. ये जो स्पोर है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव नहीं है. तो जब आपने हीट किया तो इसमें जो वेजिटेटिव थे, जो ग्रोथ हो रही थी, वो तो किल हो गए. प्रोबेबिलिटी है कि स्पोर की ग्रोथ, स्पोर किल ना हुआ हो. तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट डे हमने किया, पहला दिन हीट किया. हीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे. ठीक. इंक्यूबेट का मतलब क्या है कि हम लोग इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक. जैसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, अगर इसमें स्पोर है या कुछ आपके माइक्रोब्स बच गए हैं, तो वो दूसरे दिन क्या होगा, इसमें वो ग्रो कर जाएंगे. इस तरह से ये ग्रो कर गया. अब फिर दूसरे दिन आप क्या करेंगे, इसको फिर हीट करेंगे. 3 कंसेक्यूटिव डे पे करना है. फिर आपने जब इसको हीट किया तो आपके जो आपके वेजिटेटिव थे, स्पोर्स थे, वो किल हो गए. फिर आप इसको इंक्यूबेट करेंगे. फिर आप फेवरेबल कंडीशन देंगे. अगर इफ एनी स्पोर्स या आपके माइक्रोब्स सरवाइव कर गए तो थर्ड डे वो फिर ग्रो कर जाएगा इस तरह से. और फिर तीसरे दिन आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे ये मर जाएगा. तो इफेक्टिव वे आपका स्टेरिलाइजेशन है, टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन आप इसमें अपने माइक्रोब्स को इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं. मर गए एंड सम स्पोर में सरवाइव. तो आगे देखते हैं इसको. फिर स्पोर्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेटिव सेल. जब आपने इसको इंक्यूबेट किया तो स्पोर्स हो सकता है कन्वर्ट हो जाए वेजिटेटिव सेल में. सेकेंड डे किल न्यू वेजिटेटिव सेल, बट सम स्पोर में स्टिल रिमेन, अभी भी कुछ रिमेन है. थर्ड डे मेक्स योर ऑल स्पोर हैव जर्मिनेटेड, सारे स्पोर जर्मिनेट कर गए इनटू वेजिटेटिव सेल एंड विल किल. और हमने उसको क्या किया, किल कर दिया. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट हम लोग अर्नोल्ड स्टेरिलाइजर यूज करते हैं. तो ये आपका टिंडेलाइजेशन था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल इसीलिए किया गया 1 2 3 3 दिन हम लोग हीट कर रहे हैं. लेकिन ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, 3 दिन हीटिंग तो करते हैं, लेकिन इन बिटवीन फर्स्ट से सेकेंड में हम इसको इंक्यूबेट भी करते हैं. और इंक्यूबेट का मतलब होता है वी कैन प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन. और जैसे फेवरेबल कंडीशन देते हैं तो जो स्पोर था, जो मैंने कहा इनएक्टिव फॉर्म होता है, सीड जैसा होता है, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये ग्रो कर जाएगा. तो पहले दिन से दूसरे दिन ग्रो किया, किल कर दिया गया. हो सकता है तीसरे दिन ग्रो किया तो किल कर दिया गया. तो इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होता है. यूज देखा जाए किस लिए किया जाता है, यूज हम लोग करते हैं एग, सीरम, अगार और शुगर कंटेनिंग मीडिया के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. एग को स्टेरिलाइज करना, सीरम स्टेरिलाइज करना, अगार या शुगर कंटेनिंग मीडिया को लिए. क्योंकि इन ये जो आपके डैमेज एट हायर टेम्परेचर, अगर इनको हायर टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हैं तो ये डैमेज हो जाएगा. इसलिए इनको हायर टेम्परेचर पे ना करके हम लोग टिंडेलाइजेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन की हेल्प से इनको हम लोग स्टेराइल करते हैं. पाश्चराइजेशन. नेक्स्ट है आपका पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन आपका है मटेरियल स्टेरिलाइज एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे बिलो करते हैं. दिस प्रोसेस हैज नो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन. इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन नहीं है. हम लोग ज्यादातर इसको मिल्क को पाश्चराइज करने के लिए यूज करते हैं, स्टेराइल करने के लिए यूज करते हैं. दिस इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क इन ऑर्डर टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया. यानी पैथोजेनिक का मतलब, बैक्टीरिया का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस करें, डिजीज. यानी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, तो इसलिए उनसे प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो डिजीज कॉज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया,
उनको किल करना मिल्क से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट। ठीक, तो देखें दो मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो होल्डिंग मेथड एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक, दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। होल्डिंग मेथड में अगर आप देखें इसको, मिल्क इज हीटेड एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स while it is gently stir and quickly cool। यानी हम लोग 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं और फिर इसको सडन यानी क्विकली क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। तो जो भी माइक्रोब्स है वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो मिल्क इज हीटेड, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर, ठीक, हाई टाइम, हायर टाइम, LTHT भी बोलते हैं। यानी टेम्परेचर तो लो था 62 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो टाइम था वो ज्यादा है 30 मिनट्स के लिए। तो हम लोग 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए और फिर सडन कूल कर दिया, तो हमारे मिल्क का क्या हो गया, स्टेरिलाइजेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं पाश्चराइजेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड आपका है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, टेम्परेचर हाई रखा, टाइम शॉर्ट कर दिया। ठीक, HTST, वहां पे LTHT था, यहाँ पे HTST था, जिसको हम लोग फ्लैश मेथड भी कहते हैं, फ्लैश। तो मिल्क इज हीटेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए। वहां पे कितना था, 30 सेकेंड, लॉन्गर टाइम। यहाँ पे क्या टाइम कम कर देगा 20 सेकेंड, एंड क्विकली कूल्ड, फिर सडन कूल कर देंगे। ये पाश्चराइजेशन का है, सडन हीट यानी 20 सेकेंड के लिए हीट किया फिर कूल कर दिया। माना जाता है कि कॉमन मिल्क बॉर्न पैथोजन, मिल्क में जनरली क्या होते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम बोविस एंड ब्रुसेला एबॉर्टस। ठीक है, डू नॉट फॉर्म स्पोर्स, ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं, एंड स्टेरिलाइज बाय दिस प्रोसेस। अभी स्पोर नहीं बना रहे हैं, तो ये स्पोर्स नहीं बनाएंगे तो फिर हमें इनका टेंडेलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल जस्ट क्या बना रहे हैं इनका, वेजिटेटिव सेल है, इनको आसानी से किल किया जा सकता है, और वो हमने 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, या फिर आपने जो होल्डिंग मेथड में पढ़ा। तो ये मिल्क में मिल्क का एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि कभी किसी किसी मिल्क में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उनकी प्रेजेंस होती है, इसीलिए मिल्क को स्टेराइल करना जरूरी है। तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स, कंपनियां होती हैं, ये मिल्क को कलेक्ट करती हैं, और जब कलेक्ट करती हैं तो तमाम है आपके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, काऊ है, जो बुफेलोज हैं, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हों, तो उनके मिल्क में ये बैक्टीरिया आ रहा है जिससे आपको डिजीज कॉज हो सकता है, इसलिए इसको स्टेराइल किया जाता है। घर में भी मिल्क लाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो जब आप बॉयल करते हैं तो जैसे आपने बॉयल किया वो क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। इसलिए मिल्क को कभी भी कंज्यूम करें तो रॉ मिल्क को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कच्चा दूध कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए मिल्क को क्या करें, बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जरूरी नहीं कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए मिल्क को क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। टोटल बैक्टीरिया काउंट इज जनरली रिड्यूस बाय 97 to 99%, यानी इस मेथड से मिल्क में हम लोग 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। इन ट्रू सेंस अगर रियली बात किया जाए, दिस टेक्निक इज नॉट एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अगर इन जनरल देखा जाए तो एक एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है। दिस मेथड विल किल बैक्टीरिया बट विल नॉट डिस्ट्रॉय इज एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है एंटीजन। एंटीजन कोई एंटीजेनिसिटी, एंटीजन जो रिस्पॉन्स शो करता है उसी को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। और एंटीजन कहा जाता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करे और वो डिजीज प्रोड्यूस करे, उसी को कहते हैं एंटीजन। और ये जब एंटीजन एंटर करता है तो इस एंटीजन से एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, ये हमारे बॉडी में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रिएक्ट करके एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। एंड उसके बाद दो चीजें और है, वैक्सीन बाथ एंड सीरम बाथ। वैक्सीन बाथ में देखें, कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया, कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया इन वैक्सीन। अगर वैक्सीन में कंटेमिनेशन है तो प्रिपरेशन कैन बी इनएक्टिवेटेड, उसको भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं बाय हीटिंग इन वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर।
तो वैक्सीन को अगर हम लोग वाटर बाथ पे हीट करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन आवर पे, तो उसको बोलते हैं वैक्सीन बाथ। और इसी तरह से कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया, इन सीरम में अगर बैक्टीरिया की कंटामिनेशन है तो उस सीरम प्रिपरेशन को कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट वाटर बाथ 57 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर्स के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे सीरम बाथ। तो वैक्सीन के लिए आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो वैक्सीन बाथ, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरम बाथ। तो ये आपका था कंप्लीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट के बारे में था। मॉइस्ट हीट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ये देखा कि मॉइस्ट हीट बेटर होता है, एफिशिएंट होता है देन ड्राई हीट के बारे में। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि मॉइस्ट हीट में हम लोग हीट अंडर प्रेशर जो यूज करते हैं उसमें ऑटोक्लेव आप लोगों ने देखा कि ऑटोक्लेव यूज करते हैं और ऑटोक्लेव में एफिशिएंट आपकी स्टरलाइजेशन हो रहा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टेंडलाइजेशन पढ़ा। उस टेंडलाइजेशन में हमने 3 दिन तक अपने मटेरियल को हीट करते हैं विथ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेट भी करेंगे और हीट करते हैं। फिर आपने देखा पाश्चराइजेशन, ये फार्मास्यूटिकल में इसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मिल्क को स्टेराइल करने के लिए हम लोग पाश्चराइजेशन यूज करते हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर कम रखा, टाइम ज्यादा रखा 30 मिनट्स, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और 20 सेकेंड्स के लिए रखा। और इन दोनों कंडीशन में हमने अपने मिल्क को सडन या क्विक कूल करते हैं, ये चीज है, यानी हम लोग हीटिंग प्रोवाइड करें बस सडन कूल करते हैं, इसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन, जिसमें मिल्क में जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड लास्ट सीरम और वैक्सीन बाथ, जिसमें हम लोग वाटर बाथ पे 60 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया था, तो उसको सीरम बाथ और वैक्सीन बाथ। दिस इज ऑल अबाउट मॉइस्ट हीट के बारे में था। ड्राई हीट का जो भी कंटेंट था वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो मिल जाएगा। मॉइस्ट हीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, email ID dkbpharmaguidance@gmail.com। थैंक यू।